हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम विज्ञान कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना के एमसीक्यूज़ करेंगे। इस वीडियो में पूरे 25 एमसीक्यूज़ हैं और अगर आप इनको अच्छे से करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में ये आपकी मदद ज़रूर करेंगे और इससे आप ये भी पता कर पाएंगे कि आपने ये चैप्टर कितने अच्छे से पढ़ा है। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट प्राप्त कर सकते हैं जिसमें बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो क्वेश्चन है Al, ये एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि जो एल्यूमिनियम है उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से वितरित होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जो एल्यूमिनियम है आप जानते हैं कि उसमें टोटल 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 13 इलेक्ट्रॉन को किस तरह से वितरित किया जाता है, तो देखो सबसे अंदर वाली शेल में यानी सबसे अंदर वाली जो कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद 8 होते हैं और फिर 3 होते हैं, टोटल हो गए 13। ठीक है, इस तरह से एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है और हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। यहां पर आप देख सकते हैं अपने सामने एल्यूमिनियम है और इसमें ये जो पहली कक्षा है, पहली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। फिर जो इसकी दूसरी कक्षा है इसमें आप देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। उसके बाद जो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी कक्षा में जाएंगे और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन को हम भर देंगे इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम में इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। ओके, इसी प्रकार का ये प्रश्न है, मैग्नीशियम में हमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताना है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो ये तो देखने से ही बहुत आसान है, ऑप्शन बड़े आसान दिए गए हैं यहाँ पे और आप बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। पहली बात तो ये है कि सबसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और अगर चाहे एल्यूमिनियम हो चाहे मैग्नीशियम हो, कुछ भी हो, जो सबसे पहली कक्षा होती है उसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। तो बेसिकली बाकी तीनों तो वैसे ही देखने से ही रॉन्ग लग रहे हैं। तो अगर आपको मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या जिसे कहते हैं, या सिंपली अगर आपको ये भी नहीं पता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आराम से आप ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा करेक्ट है। आप समझ पा रहे हैं। देखो वैसे मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका वितरण होता है 2 पहले में, 8 दूसरे में और उसके बाद फिर बचे कितने, 2 ये लास्ट में होते हैं। यानी मैग्नीशियम का इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैग्नीशियम का एटम है, मैग्नीशियम का परमाणु है और इसमें पहले में 2 हैं, फिर 8 हैं और फिर तीसरे में 2 हैं। तो ये तो खैर हमारा प्रॉपर करेक्ट वितरण है और इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पता होता कि मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 12 होते हैं, तो भी आप देख के बता सकते थे, क्योंकि पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। पहले में 3 तो आ ही नहीं सकते, 2 से अधिक तो हो ही नहीं सकते। और ये भी इसी तरह से ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि पहले में 2 से अधिक नहीं हो सकते हैं। इसके बाद देखो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो पहले में 1 भरता है। इसके अलावा कुछ भी हो, यानी हीलियम है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें 2 आ जाते हैं। फिर इसके बाद लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 1 आ जाता है। यानी हाइड्रोजन के अलावा जितने भी हैं सब में शुरू में 2 ज़रूर होते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इवन बिना ये जाने कि मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप ये बता सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपको बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। एक तत्व X यानी कोई एलिमेंट X है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं ये हैं 15, ठीक है। जो न्यूट्रॉन हैं ये हैं 16 और हमें बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। देखो जब भी हम किसी परमाणु को दर्शाते हैं, मान लीजिए कि कोई परमाणु, मैं उदाहरण ले लेता हूँ सोडियम का, सोडियम ये है। तो जब भी हम इसको दर्शाते हैं तो नीचे की ओर लिखते हैं इसकी परमाणु संख्या और ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान संख्या। ध्यान रखना परमाणु संख्या या परमाणु संख्या का दूसरा नाम परमाणु क्रमांक भी है। तो परमाणु क्रमांक नीचे लिखते हैं और ऊपर की तरफ द्रव्यमान संख्या लिखते हैं। यानी परमाणु क्रमांक का सिंबल होता है जिसे हम परमाणु संख्या कहते हैं, इसका सिंबल Z होता है। द्रव्यमान संख्या का जो सिंबल होता है वो होता है A, इस तरह से।
यानी ये ए हो गया, ये कुछ भी हो गया, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और ये जेड। ये होता है लिखने का तरीका। अब देखो यहां पर z क्या है और a क्या है। तो z, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, ये याद रखना। और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, ये आप याद रखना। तो इस हिसाब से 15 हो गया है, इसकी परमाणु संख्या है 15। ठीक है, अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। जो द्रव्यमान संख्या होती है, ये दो वजह से बनती है। देखो, द्रव्यमान यानी कोई भी परमाणु होता है, उसका द्रव्यमान दो वजहों से होता है। एक है प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन क्योंकि बहुत हल्के होते हैं तो उनका कोई योगदान नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन है और दूसरा न्यूट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे 15 प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? क्वेश्चन में दिया है 16। तो ये प्लस होके आए 31। तो इसका मतलब ये है कि इसको लिखा जाएगा Z 15 नीचे और 31 ऊपर। तो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। तो जब रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण का प्रयोग किया था, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग यानी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसमें क्या मिला था? देखो, पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह प्रयोग था क्या। तो यहां पर आप अपने सामने देख सकते हैं, यहां पे ये रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है। यानी यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। ये जो लाइन है, ये अल्फा कणों की लाइन है। ठीक है, ये है सोने की पन्नी, गोल्ड फॉयल। और इसके बाद क्या है कि इस सोने की पन्नी को पार करते हुए, इसको भेदते हुए अल्फा पार्टिकल सामने स्क्रीन पे टकरा रहे हैं, और ये पूरी की पूरी स्क्रीन लगी हुई है इस तरह से। ठीक है, तो इसके बाद बहुत सारे ऑब्जर्वेशन यानी बहुत सारे निष्कर्ष बहुत सारे प्रेक्षण थे, बहुत सारे निष्कर्ष थे रदरफोर्ड के कि ये हो रहा है तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। उसका बाद में जो निष्कर्ष निकला, उससे परमाणु में नाभिक की खोज हुई। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है ना। तो उन्होंने ये कहा कि अल्फा पार्टिकल इतने सारे गए, इस तरह से गए। ये आई होप अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये बहुत अच्छे से डिटेल में आपकी बुक में दिया है कि अल्फा पार्टिकल क्या है। तो बेसिकली इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल बनाया था। रदरफोर्ड ने कहा था कि फिर जो एटम होता है यानी परमाणु होता है, उसके केंद्र में नाभिक होता है और इसके चारों ओर फिर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे घूमते हैं। यानी आप देख सकते हैं अपने सामने। तो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ये रदरफोर्ड का मॉडल है। यानी रदरफोर्ड ने यहाँ पे आप ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, इस तरह से है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नाभिक है, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है ना। तो ये इस एक्सपेरिमेंट की बदौलत रदरफोर्ड ने ये मॉडल बनाया। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत पहले ही ढूंढे जा चुके थे। ठीक है, प्रोटॉन थोड़ा सा बाद में ढूंढे। यानी अगर मैं इस पर्टिकुलर इस प्रयोग की बात करूं तो इस प्रयोग से नाभिक मिला हमें। तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की इस प्रयोग से। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो रदरफोर्ड ने जो अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरह के उन्होंने एक प्रयोग किया और उसके बाद एक निष्कर्ष निकाला कि इस तरह से जो परमाणु है वो दिखता है, होगा या ऐसा होता होगा, ऐसा उन्होंने बताया। तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो नाभिक है ये धनावेशित होता है। बिल्कुल ये निष्कर्ष उनका था। इसके बाद जो दूसरा निष्कर्ष है प्रमाणित किया गया कि अल्फा कण ये बिल्कुल नहीं, ये उन्होंने नहीं, इस एक्सपेरिमेंट से नहीं पता चला। तीसरा है सौर परिवार से इसकी तुलना की जा सकती है। किसकी? जो एटॉमिक मॉडल है, यानी एटम का मॉडल है, यानी परमाणु मॉडल जिसे हम कहते हैं कि परमाणु इस तरह से दिखता है। इसकी तुलना सौर परिवार से, यानी जो सोलर सिस्टम हमारा है, सूर्य और उसके जो प्लैनेट्स हैं, उससे की जा सकती है। तो
और चौथा भी नहीं है, तो बेसिकली फर्स्ट एंड थर्ड इसके हैं। जो ये सोलर सिस्टम है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दाईं ओर तो रदरफोर्ड का मॉडल है ये, और बाईं ओर सोलर सिस्टम है। तो आप देख सकते हैं कितना मिलता जुलता है ये। जो रदरफोर्ड का मॉडल है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, ओके, नाभिकीय प्रतिरूप हम जिसे कह सकते हैं हिंदी में, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह दिख रहा है। जैसे इसके केंद्र में नाभिक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सोलर सिस्टम जो है, सौर मंडल जो हमारा है, सौर परिवार, इसमें सूर्य होता है केंद्र में। और इस तरह से जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये ऐसे घूम रहे हैं जैसे यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं, यानी अलग अलग जो ग्रह हैं, वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये है, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड जो है ये करेक्ट है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है कहाँ पे है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। यानी ये दोनों, ये और ये पॉइंट इसमें सही है, तो इसकी इस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। एक और मैं आपको बता देता हूँ चीज़, न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर में हुई थी। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, उसके बाद प्रोटॉन की, और न्यूट्रॉन की खोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि पूछा जा सकता है, ऐसे पूछ सकते हैं कि न्यूट्रॉन इतने देर में ढूंढा गया, ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि जो न्यूट्रॉन है यह उदासीन है। उदासीन का मतलब न्यूट्रल, यानी इलेक्ट्रॉन का तो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है ना। यानी इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, प्रोटॉन में धनावेश होता है, पर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनमें कोई भी आवेश नहीं होता है, वो विद्युतीय उदासीन होते हैं। अब होता क्या था, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता था, यानी एक यहाँ पे ये समझो कि जैसे आपको पता है ना कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली होती है, इसमें प्लस होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे जो ये पॉजिटिव है और ये आप नेगेटिव मान लो। जैसे सेल होता है, सेल में आप जानते हैं ना एक प्लस और एक माइनस साइड होती है। ऐसे ऐसे कुछ करके समझ लो कि जो बिजली होती है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। या ये समझ लो कि यहाँ पे धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे ऋणावेश है। अब होता क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इसकी तरफ मुड़ जाते थे, पता चल जाता है कि हाँ भाई कुछ है। जो प्रोटॉन होते थे वो इसकी तरफ मुड़ जाते थे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं। माइनस वाला प्लस वाले की तरफ जाता है, प्लस वाला माइनस वाले की तरफ जाता है। तो इससे पता चल जाता था कि यह है। लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो तो ना तो प्लस होता था ना माइनस होता था, वो सीधे निकल जाता था, इसलिए वो डिटेक्ट होता ही नहीं था, नहीं दिखता था। और बहुत टाइम के बाद तब उसकी भी एक कहानी है, आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहिए, आपको आइडिया लग जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि न्यूट्रॉन की खोज इतने टाइम बाद क्यों हुई, तो आप सीधे कहोगे क्योंकि न्यूट्रॉन विद्युतीय उदासीन है, यानी न्यूट्रल है। न्यूट्रल से ही इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा है। इसी वजह से इसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है ना, आप अपनी भाषा में आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया। अब जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, उनके कुछ पॉइंट्स थे। तो उसमें उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया, बिल्कुल, कि द्रव्यमान को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है, ना उसको मिटाया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसके बाद स्थिर अनुपात का नियम भी उन्होंने बताया, ये भी उन्होंने बताया, पर रेडियो एक्टिविटी के बारे में उन्होंने कुछ भी बात नहीं की। यानी इसका पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही होना चाहिए। ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, यस। क्वेश्चन नंबर 8 है, टॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है। देखो, यह आपको तभी समझ आएगा जब आपको टॉमसन का परमाणु मॉडल दिखेगा। तो यह आप अपने सामने देख सकते हैं, टॉमसन का परमाणु मॉडल है, और यहाँ पे जो टॉमसन का एटॉमिक मॉडल है वो ये है, और ये किसकी तरह है? तरबूज की तरह, वाटरमेलन की तरह है। तो टॉमसन ने ऐसा कहा कि जो एटम होता है वो एक तरबूज की तरह होता है,
जिस तरह से तरबूज में ये रेड कलर का, पिंकिश कलर का जो पल्प होता है, जो इसका ये है जिसको लोग खाते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज है, वो धनावेश है। यानी ये जो रेड कलर का है ये धनावेश है, धनावेश। और जो इसमें बीज धसे हुए हैं ये इस तरह से धसे होते हैं जैसे कि एटम में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, ठीक है ना। तो जो बीज हैं ये इलेक्ट्रॉन के साथ इनकी तुलना की गई है। तो यानी जो धनावेश है ये पूरी तरह से एक जैसा वितरित होता है और इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल एक जैसे वितरित होते हैं। तो ये जो है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, थॉमसन का परमाणु मॉडल है ये। ओके। और वैसे उसके बाद आपको पता होगा कि थॉमसन के बाद फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, उसके बाद बोर का मॉडल आया। तो ये सब, तो देखो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो है, यह परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है धनावेश समान रूप से वितरित माना गया है, बिल्कुल सही बात है। धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान रूप से होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। परमाणु के अस्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखो परमाणु के अस्थायित्व की कोई भी बात इस मॉडल में नहीं की गई, तो ये तो पॉइंट नहीं है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेशित केंद्र रहता है, नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, क्या क्या। देखो ये सब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहली बात तो ये है, ये जो अभी मैंने आपको बताया था रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था, इसमें इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, ये बात नहीं उससे पता चली, ये बात बहुत पहले पता चल चुकी थी, ठीक है। तो ये तो हट गया। नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धनावेश केंद्रित रहता है, बिल्कुल सही बात है। नाभिक की तो पूरी बात ये रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, बिल्कुल ये उससे होते हैं, लेकिन ये इस प्रयोग से नहीं पता चला था, ये तो बहुत बाद में पता चला। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, बिल्कुल सही बात कही, ये रिक्त होता है। तो यानी दूसरा और चौथा करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं। देखो जैसे मैं ऑलरेडी आपको एक बार बता चुका हूं कि एक होती है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या का सिंबल ध्यान रखना हमेशा, पर इसका जो सिंबल होता है इसको Z से दर्शाते हैं और द्रव्यमान संख्या को A से दर्शाते हैं। तो जो Z होता है ये बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और ये बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। इसका ध्यान रखना। इसके बाद जो द्रव्यमान संख्या है ये बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर। ये दो फॉर्मूले हैं, इसको आपको माइंड में रखना है और फिर इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो जो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, बिल्कुल। ऑप्शन ये जो पॉइंट है ये सही है, अभी ऑप्शन पे बाद में आएंगे, ऑप्शन तो यहाँ पर दिए हैं। सेकंड पॉइंट करेक्ट है, क्यों? क्योंकि जो द्रव्यमान संख्या है यानी A ये बराबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, तो बिल्कुल ये पॉइंट सही है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट सही है, जो परमाणु संख्या है ये बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के और वो बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, यानी सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक तत्व के आयन पर 3 धन आवेश है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है, तो आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। देखो पहली बात तो यह है कि कोई जो परमाणु है वो आयन कैसे बनता है। परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या उसमें अंदर जाते हैं, जुड़ते हैं, तो वो आयन बनता है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं परमाणु की। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके बराबर होते हैं? परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो प्रोटॉन कितने हैं यहाँ? अब आप जानते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या होती है उसका सिंबल A है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या ये किसके बराबर होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के होती है। मैं कई बार ये बता चुका हूँ, इसको ध्यान में रखना।
ये है 27, प्रोटॉन हमें पता करने हैं और न्यूट्रॉन हमारे 14 हैं। तो प्रोटॉन हो गए 13, प्रोटॉन हमारे हो गए 13, तो इलेक्ट्रॉन भी 13 हो गए। तो 13 इलेक्ट्रॉन किस में हैं? परमाणु में है, ध्यान रखना। अब चूंकि बात यहाँ पर आयन की है, तो आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो देखो 13 इलेक्ट्रॉन परमाणु में है, और चूंकि 3 धनावेश यानी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुके हैं बाहर, तो -3 कर दो, 10 हमारा, और ये ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, नोबेल गैस की संयोजकता होती है। तो नोबेल गैस किसे कहते हैं? आपको पता होगा, जो अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो आपको पता होगा कि सबसे लास्ट में, यह आप अपने सामने देख सकते हैं, यहां पे यह है पीरियोडिक टेबल, सारे एलिमेंट इसमें लगे हुए हैं। तो यहां पर जो सबसे लास्ट में, ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में होते हैं नोबेल गैसेस। इसको अक्रिय गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये एक पहले ऐसा मानते थे कि ये अभिक्रिया नहीं करती, ये रिएक्शन नहीं करती हैं, क्योंकि इनका कोई भी कंपाउंड नहीं मिला था। और इसका क्या कारण था, ये अब ज़रूरी है जानना। इसका कारण ये है कि इसकी संयोजकता 0 होती है। तो ये तो ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि कुछ कुछ कंपाउंड कर ये बनाते हैं, तो उन्होंने अक्रिय नाम हटा के इसको नोबेल नाम दे दिया, तो इसलिए इनको नोबेल गैसेस कहते हैं। लेकिन वैसे ये कंपाउंड नहीं बनाते, यौगिक नहीं बनाते, ठीक है ना। बट बहुत रेयर केसेस में कभी कभार बना देते हैं, लेकिन इन जनरल ये रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनको या तो अक्रिय गैस कहते हैं या फिर इनको नोबेल गैस कहते हैं, और इनकी संयोजकता 0 होती है, इसका ध्यान रखना। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी धातु की अंतिम कक्षा में निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं हो सकती है। देखो कितने इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं किसी धातु की अंतिम कक्षा में। देखो जब हम धातु की बात करते हैं तो उसकी लास्ट जो शेल होती है, अंतिम कक्षा जो होती है, उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या 2 होते हैं, या 3 होते हैं। अक्सर, मैं फिर ये शब्द यूज कर रहा हूं, अक्सर या आम तौर पर, यूजुअली 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं किसी धातु की अंतिम कक्षा में। बहुत रेयर अगर मिल गए अलग बात है, बट अक्सर नहीं होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। 1 मिल जाएगा, जैसे सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट में। मैग्नीशियम या कैल्शियम में 2 होते हैं, एल्यूमिनियम में 3 होते हैं, लेकिन 4 जो हैं वो अधातु में होते हैं, जैसे हमारा कार्बन है, इसमें 4 होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अक्सर नहीं होते हैं 4 लास्ट के, 4 नहीं होते हैं, 5 नहीं होते हैं, 6 नहीं होते हैं, 7 नहीं होते हैं, 8 नहीं होते हैं, क्योंकि ये सब अगर किसी के लास्ट में ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो होती हैं अधातुएं अक्सर। ठीक है ना। कुछ आपको उपधातु यानी जो जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनके लास्ट में भी 4 होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये ना तो धातु है ना अधातु है, तो ये मेटलॉइड्स जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो वो हैं ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वितरण दिए हैं, और हमें बताना है कि कौन सा इनमें मैग्नीशियम आयन का है। मैग्नीशियम में 2 पॉजिटिव है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकले हुए हैं। वैसे मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन यानी 2 पहले में, फिर 8 और फिर 2। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम 2+ लिखेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुके हैं, तो अब इसमें केवल 2 और 8 होंगे। तो यहाँ पर 2 और 8 किस में, पहले में 2 दूसरे में 8, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। बिल्कुल बहुत आसानी से हम कह सकते हैं ऑप्शन डी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि पहले में 2 हैं, 1 2, और दूसरे में 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट है। और इसमें जो मैग्नीशियम होता है उसमें जो न्यूट्रॉन है ये 12 हैं, तो न्यूट्रॉन तो हर जगह नहीं, इसमें 10 बताए हैं, ये गलत है। न्यूट्रॉन 12 होते हैं इसमें, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो भी इसमें 12 होते हैं। ठीक है ना, मैग्नीशियम में। लेकिन अगर आपको ये नहीं भी पता है तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 8 2 ऐसा वितरण होता है।
और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं इसलिए इसका ये है, 2 ही कक्षाएं इसमें होंगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं ना लास्ट वाले, ये हट गया है। तो यहाँ पर ये तो वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि इनमें 3 कक्षाएं हैं। सी की जहाँ तक बात है, सी में पहले में उन्होंने 3 दे दिए, अब 3 दे दिए तो ये तो वैसे ही गलत हो गया ना, क्योंकि पहले में तो 2 से ज़्यादा हो नहीं सकते, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एथिल एथेनोएट के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, समान इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है। तो कौन सा कारण है? तो देखो, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, तो इसका मतलब ये है, देखो समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब है कि उनकी परमाणु संख्या समान है, परमाणु संख्या समान है। और अगर अब न्यूट्रॉन अलग अलग हैं तो इस वजह से क्या होता है कि इनकी द्रव्यमान संख्या अलग हो जाती है। द्रव्यमान संख्या इनकी भिन्न भिन्न हो जाती है। आई होप आपको इस समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं इनमें, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है, तो यानी परमाणु संख्या समान है। तो अब आप मुझे बताइए कि जब परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब ही है कि परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग हो। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है? देखो, न्यूट्रॉनों की जब इस तरह से लिखा होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है। आपको क्या करना होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक एटम है, कोई भी परमाणु है, उसमें यहाँ पर दी है, यहाँ पर Z होता है, सॉरी, ये है परमाणु संख्या और यह है द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का सिंपल तरीका, इनको माइनस कर दो, न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। तो अब माइनस करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, इसमें है न्यूट्रॉन, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें 7 न्यूट्रॉन है और इसमें 6 न्यूट्रॉन है। बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं है सही। 14 में से 6 गया 8, 16 में से 8 गया 8, बिल्कुल सही। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। तीसरा चेक करते हैं, इसमें 8 है, इसमें 9 है, ये भी नहीं। 35 में से 17 गया 18 और 37 में से 17 गया 20, इनमें भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, सदैव धातु, सदैव उपधातु, धातु या अधातु, सदैव अधातु। देखो, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ऐसा क्यों? बात सुनिए। जो धातु होते हैं इनकी क्वालिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इनके लास्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर जिनके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होता है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होती है। अधातु की बात करते हैं, अधातुओं के अंत में अक्सर 4, 5, 6, 7, 8 अक्सर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जिनके लास्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं कि 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं या शेयर करते हैं किसी के साथ, बट इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता होती है संयोजन क्षमता, यानी कितने इलेक्ट्रॉन ये देता है या कितने इलेक्ट्रॉन लेता है। तो या तो कोई 1 इलेक्ट्रॉन देता या लेता है, या 2 इलेक्ट्रॉन देता या लेता है, या 3 इलेक्ट्रॉन देता या लेता है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है ना। इस तरह से, या तो शेयर करते हैं, पर इस तरह से है। संयोजकता 1 और 0 अगर हम बात करें किसकी, जो मैंने नोबेल गैसेस आपको बताए थे, संयोजकता यही होती है। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी संयोजकता 5 है, 6 है, 7 है। अक्सर जो संयोजकता है, मेन जो संयोजकता है, वो इस तरह से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है कि ये धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ सोडियम। सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं और ये वितरण होता है 2, 8, 1। तो सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, तब जाके इसमें 8 पूरे होते हैं। तो इसकी संयोजकता 1 है।
क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो इसके लास्ट में होते हैं इसमें टोटल 17 होते हैं और लास्ट में 7 होते हैं, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना होता है। और अगर क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो फिर ये रिएक्ट नहीं, मतलब बॉन्ड बना रहा है, तो फिर ये शेयर करते हैं, लेकिन फिर एक ही शेयर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों केसेस में आप देखें तो संयोजकता एक है, यानी ये धातु भी हो सकता है जैसे सोडियम है और अधातु भी हो सकता है जैसे क्लोरीन है। ठीक है। क्वेश्चन 18 है, परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम है। तो सबसे पहले परमाणु का मॉडल दिया जे टॉमसन ने। सबसे पहले जे टॉमसन ने दिया, जिसको कि मैंने जैसे बताया था ना आपको, जो तरबूज मॉडल था। इसके बाद रदरफोर्ड जी का नंबर आया, मतलब रदरफोर्ड का मॉडल आया और उन्होंने जे टॉमसन के मॉडल में कमियां बताई और अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इसके बाद नील्स बोर आए और इन्होंने भी कमी बताई। किसमें? नील्स बोर ने कुछ कमी बताई रदरफोर्ड के मॉडल में और कुछ उसमें ऐड किया जो रदरफोर्ड का मॉडल था। तो ये ऑर्डर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले टॉमसन का मॉडल, फिर रदरफोर्ड का मॉडल, फिर बोर का मॉडल आया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होगी। देखो, संयोजकता का न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, वैसे प्रोटॉन से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात यह है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, संयोजकता का जो लेना देना है वो किससे होता है? इलेक्ट्रॉन से होता है। तो हम ये मान के चलते हैं, मान के क्या चलते हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि इसमें 3 प्रोटॉन है, तो बेसिकली 3 इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो अब जो है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कैसे होगी? इसके लिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले में 2 आएंगे, पहले शेल में, है ना, पहले नाभिक होता है, उसके बाद जो पहला शेल है इसमें 2 आते हैं और फिर दूसरे शेल में 1 आएगा। तो जो सबसे बाहरी शेल है, जिसको कि हम संयोजन कक्षा भी कहते हैं, सबसे लास्ट वाली कक्षा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 हैं। तो बेसिकली जो इसकी संयोजकता होगी वो ये लास्ट वाला डिसाइड करेगा और इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, इसमें ये लिखा है कि कौन सा परमाणु के बोर मॉडल का सही प्रदर्शन नहीं करता है, कौन सा सही नहीं है। सेकंड बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बोर के मॉडल में क्या है, पहले में 2 आएंगे, फिर 8 होते हैं, अधिकतम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, यानी पहले में 2 आएंगे, फिर 2 भर गए, फिर उसके बाद दूसरे में भरते हैं, फिर जब इसमें 8 पूरे हो गए फिर तीसरे का नंबर आता है। इस हिसाब से ये गलत है, क्योंकि इसमें 4 हैं, पहले में 4 तो आ ही नहीं सकते, अधिकतम 2 आ सकते हैं, तो ये गलत है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे ये तो पहला वाला तो कहीं से भी गलत नहीं लग रहा है, ये तो ठीक है, इसमें 2 हैं फिर 5 हैं टोटल, ये एक्चुअली नाइट्रोजन का होता है। अच्छा, तीसरा अगर हम देखें तो इसमें 2 हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7, यानी पहले में 2 दूसरे में 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अगर इसमें देखें तो पहले में 2 हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड एब्सोल्युटली नो, ये नहीं हो सकता है। तो इसका फर्स्ट एंड थर्ड पॉसिबल है, दूसरे में 9 नहीं हो सकते, ठीक है, दूसरे में अधिकतम 8 हो सकते हैं। और एक और बात ये भी होती है कि जो सबसे लास्ट है, लास्ट में 8 से अधिक तो हो ही नहीं सकते, ये भी एक नियम है, 8 से ज़्यादा लास्ट में हो भी नहीं सकते। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा सही प्रदर्शन नहीं करता है, तो सही कौन सा, यानी सेकंड गलत है और फोर्थ गलत है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। ओके, सेकंड और फोर्थ ये प्रदर्शन सही नहीं करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर परमाणु मॉडलों का समय के साथ सुधार होता रहा है, बिल्कुल। निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो वैसे मैं अभी आपको बता भी चुका हूँ ये। सबसे पहले टॉमसन का मॉडल आया था, फिर इसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया था और फिर बोर का मॉडल आया था। तो
इसका यानी ये फिर होना चाहिए फर्स्ट वाला और फिर होना चाहिए थर्ड वाला। कौन सा ये ऑप्शन? सेकंड फर्स्ट थर्ड, सेकंड फर्स्ट थर्ड, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है? सही कौन सा है? पहला है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। बिल्कुल ये बात सत्य है। दूसरा, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। बिल्कुल गलत बात है, असत्य बात है, ऐसा होता नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की भी संख्या समान कोई ज़रूरी नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, एक और बात है, अगर कोई आपसे पूछे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्यों समान होते हैं, क्या कारण है कि ये समान होते हैं, या कैसे पता चला कि ये समान होते हैं, तो सीधी सी बात ये है कि जो परमाणु होता है उसका कुल जो चार्ज होता है, उसका कुल आवेश 0 होता है, ना प्लस ना माइनस में। तो इसी बात से ये निष्कर्ष निकाला गया, क्योंकि परमाणु उदासीन होता है, तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि भाई जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे, तभी तो उदासीन हुआ, तभी तो 0 हुआ। तो प्लस वाले हो गए प्रोटॉन और माइनस वाले हो गए इलेक्ट्रॉन। तो यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है, विद्युत उसमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संभारिक में किसकी संख्या भिन्न नहीं होती है? बेसिकली ये पूछा गया कि किस चीज़ की संख्या संभारिक में भिन्न नहीं होती। देखो, संभारिक क्या होते हैं? संभारिक होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। द्रव्यमान संख्या भिन्न नहीं होती है, द्रव्यमान संख्या समान होती है। अब आपको यह देखना है कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो देखो, प्रोटॉन द्रव्यमान संख्या नहीं होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन में न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं ना, तभी तो द्रव्यमान संख्या होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉनों का तो कोई मतलब ही नहीं है इससे, भार से, ठीक है ना। न्यूट्रॉन भी अकेले नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन साथ में। लेकिन जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है। क्यों? जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, वो न्यूक्लियॉन्स किन्हें कहते हैं? जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो संख्या है, यानी जो हमारी द्रव्यमान संख्या होती है, वो न्यूक्लियॉन्स ही होता है। तो जो द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न नहीं होती, वो समान होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक रक्त कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, फास्फोरस 32। तो ये जो एक समस्थानिक है, इसका उपयोग होता है ब्लड कैंसर के उपचार में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। आपको जिस तरह से मैंने एक्सप्लेनेशन दी है आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।